नमस्कार, मैं अजय पोद्दार। हिंदी संसार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। जब भी कहानी की बात हमारे जहन में आती है तो दादी नानी की कहानियाँ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर अपना स्थान बनाने लगती हैं कि दादी की झोली की कहानियाँ या नानी की टोकरी की कहानियाँ। कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है, लेकिन आधुनिक युग में कहानी के नाम से जिन रचनाओं का अवतरण हुआ वे संस्कृत साहित्य में गल्प अथवा आख्यायिका के नाम से मिलने वाली रचनाओं से अलग हैं। हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म वर्तमान युग के आवश्यकताओं के कारण हुआ। अपने वर्तमान रूप में यह विधा अंग्रेजी साहित्य से होकर आई। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। पाश्चात्य देशों में एडगर एलन पो आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। यह स्वतः पूर्ण होती है। हडसन के अनुसार लघु कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है। मूल भाव से तात्पर्य होता है कि उसका कोई उद्देश्य होता है या वो कुछ कहना चाहता है और एक बैठक में आप उसको समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, या वो कोई घटना हो सकती है, उसका किसी भी चरित्र से उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बारे में हो रही है। एलेरी ने कहानी की परिभाषा देते हुए उसकी सक्रियता पर अधिक बल दिया। सक्रियता पर बल देने से तात्पर्य है कि वो आपके मन और मस्तिष्क में किस तरह की उथल पुथल को पैदा करता है, आप परिवर्तन के कितने पास हैं, आप उससे क्या सीखें, ये उसकी सक्रियता पर बयान देता है। और उन्होंने लिखा है कि वह घुड़दौड़ के समान होती हैं। जिस प्रकार घुड़दौड़ का आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार कहानी का आदि और अंत ही विशेष महत्व का होता है। हमें बचपन से समझाया जाता है या सिखाया जाता है किसी भी चीज़ का फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पहले से शुरू होकर अंत तक पहुंचने में जो यात्रा होती है, पहले से कितना कनेक्ट वो लास्ट में कर पाता है, यही कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। आसी प्रेमचंद कहानी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। भाव, जब भी हम भाव की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें कि भाव आखिर है क्या, और उसी भाव पर रचनाकार कहानी लिखते हैं कि आपके उस भाव को छूकर वो सामाजिक घटनाओं को आपके दिमाग पर उतार सकें। सच तो यह है कि कहानी को किसी परिभाषा में बांध पाना इतना आसान नहीं है। कहानी के लक्षणों या विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि कहानी कथा तत्व प्रधान ऐसा खंड प्रबंधात्मक गद्य रूप है जिसमें जीवन के किसी एक अंश, एक स्थिति या तत्व का उत्कट संवेदना के साथ स्वतः पूर्ण और प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। इस साहित्यिक गद्य के रूप में गठन, तीव्रता और प्रभावान्विति का विशेष ध्यान रखा जाता है। उपन्यास की भांति ही कहानी भी कथा तत्व प्रधान गद्य विधा है। उपन्यास की ही भांति कहानी के तत्व निर्धारित करने में विद्वानों ने एक ही पद्धति अपनाई है, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी हो। अब यदि आप कहें तो कहानी भी एक तरह से उपन्यास ही है, लेकिन ये अत्यंत एक बैठक में पढ़ा जाता है, जबकि उपन्यास क्या होता है, उसमें एक लंबा समय लगता है और एक बैठक में पढ़ना संभव नहीं हो पाता। और 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। कहानी और उपन्यास के तत्व समान ही हैं। कथानक, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, शैली, उद्देश्य। समीक्षकों ने इन तत्वों को कहानी की समीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लिया है। कहानी के तत्वों के रूप में इन 6 बातों को ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। समीक्षकों ने इन तत्वों के आधार पर कहा है कि कहानी और उपन्यास के तत्वों को ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लिखे जा रही हैं जिनके कथानक का वह स्वरूप नहीं मिलता जिसकी हम आरंभ से लेकर चरम सीमा तक उल्लेख करते हैं। ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं या लिखी जा सकती हैं जिनमें संवाद बिल्कुल ना हो। इसी तरह केवल चरित्र के उद्देश्य से ही बहुत सारी कहानियाँ नहीं लिखी जाती। हर कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है, और जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तेन से प्रभावित होकर स्थान, काल और पात्र पर विशेष ध्यान देते हैं। कहानियों में भी स्थान, काल और पात्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थान, काल, पात्र से ही कहानी की संवेदना का
विकास देखा जा सकता है, क्योंकि स्थान काल पात्र बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी कहानी के घटने और वातावरण के निश्चित होने में स्थान काल पात्र की अपनी भूमिका होती है। हिंदी कहानी की अब तक की विकास यात्रा लगभग 100 वर्ष की एक ऐसी यात्रा है जिसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहे। उसकी विकास गति तीव्र और अपने समय संदर्भों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हिंदी कहानी ने बहुत कम समय में एक श्रेष्ठ साहित्यिक विधा का रूप प्राप्त कर लिया। बहुत सारे परिवर्तनों के बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें घटी, किंतु हिंदी कहानी का विकास क्रम चलता रहा और यह अपने चरम सीमा पर अपनी चेतना के साथ विकसित होता रहा। जड़ चीज़ों को हटा दिया गया, लेकिन चेतना का विकास हिंदी कहानी में देखा जा सकता है। इनका प्रमुख कारण यह है कि आरंभ में ही कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा से उसे प्रारंभिक दौड़ की लड़खड़ाहट और अनगढ़पन से मुक्त कर दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था, कहानी की गणना हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। मधुरेश ने लिखा है, उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनुप्राणित तमाम कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के उदय काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से हमें कई तथ्य मिलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी, गिरजादत्त वाजपेयी और दुलाई वाली बंग महिला को सामने रखकर हिंदी की पहली मौलिक कहानी का निर्णय किया है। ये कहानियाँ क्रमशः 1900 ईस्वी से लेकर 1907 के बीच लिखी गई हैं। इन पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, इनमें यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी की पहली मौलिक कहानी को ढूंढने के क्रम में काफ़ी अनुसंधान हुआ, और अनुसंधान से तात्पर्य है कि कई खोजें हुई, कि कई विद्वानों में मतभेद रहे, और ये निरंतर क्रम चलता रहा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें विवाद बहुत होता है, और कहानी के मामले में विवाद बहुत हुए, किंतु कहीं ना कहीं अपने जगह पर आकर इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया कहकर विद्वानों ने उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया। देवी प्रसाद वर्मा ने सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में छपी माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी सिद्ध किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की ही एक दूसरी कहानी परिणय को पहली कहानी माना है। उनके अनुसार यह कहानी 1887 में लिखी गई थी। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा 1887 ईस्वी से शुरू हुई। अब हम एक समूचे क्रम को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि हिंदी कहानी के समूचे विकास क्रम को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी, या इसे कई विद्वानों ने आरंभिक हिंदी कहानी का भी नाम दिया। प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी, स्वतंत्रोत्तर कहानी, समकालीन हिंदी कहानी। समकालीन के अंतर्गत कई आंदोलन चले, जिसमें सचेतन कहानी, अकहानी और समानांतर कहानी का भी दौर आया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के विकास क्रम में नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, सहज कहानी और अनेक छोटे बड़े कथा आंदोलन संगुम्फित हैं। 1954 ईस्वी में कहानी पत्रिका का दोबारा प्रकाशन आरंभ हुआ था। सन 1960 से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानियां नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी, और आलोचकों ने 1954 ईस्वी के बाद कहानी को नई कहानी कहना शुरू किया।
कहानी हर रूप में उपन्यास से पुरानी विधा है। गीत और कहानी मानव सभ्यता से साक्षरता काल के पहले से जुड़े हुए हैं। यद्यपि दोनों के लक्ष्य कुछ भिन्न रहे हैं। गीत में मनुष्य ने अपने को व्यक्त किया और कहानी से दूसरों का मनोरंजन। आदिम काल से चली आती ये वृत्तियां इन दोनों के काव्य रूपों से आज भी जुड़ी दिखती हैं। और आज भी जुड़े दिखने का तात्पर्य यही है कि जितनी प्रासंगिक वो तब थी उतनी प्रासंगिक आज उत्तर आधुनिक काल में भी है, और ये क्रम चलता रहेगा, किंतु ये अपनी प्रासंगिकता कभी नहीं खोएंगी, क्योंकि ये समाज से जुड़ी है। और जो लोक से जुड़ा होता है, समाज और लोक से जुड़े चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं होती। ये अपने रूप बदलती है। परिवर्तन ही परम सत्य है, और परिवर्तन के साथ भी कहानियाँ कुछ अपने में जोड़ती जाती हैं, और यही परंपरा है। पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं, जिसमें रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं मिलता। जहाँ पूर्वाग्रह है वहाँ रूढ़िवादिता होती है, लेकिन कहानी परंपरा में इस रूढ़िवादिता से मुक्त होने में कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। कहानी में कहने की विशेषता बराबर महत्वपूर्ण रही है। लोक और शिष्ट दोनों रूपों में उसका संबंध वाचिक परंपरा से अधिक रहा। यह रोचक बात है कि हमारी भाषा के मुहावरे में कविता लिखी जाती है और कहानी कही जाती है। तब यह स्वाभाविक है कि अपने नए मुद्रित रूप में कहानी को हिंदी साहित्य में आविर्भाव 20वीं सदी के आरंभ में होता है। साहित्यिक पत्रकारिता के उदय के साथ मनोरंजन से हटकर एक अनुभूति का सीधा साक्षात्कार अब उसका विधागत लक्ष्य हो जाता है। 20वीं सदी के पहले दशक में जो कहानियाँ प्रकाशित हुईं उनमें से कुछ नाम हम पहले ही जान चुके हैं। ये सभी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जैसे इंदुमती 1900, प्लेग की चुड़ैल 1902, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, दुलाईवाला, राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। आरंभ के बाद कुछ एक वर्षों में ही हिंदी कहानी की पूरी तरह परिपक्व दिखने लगी, और हिंदी कहानी ही एकमात्र ऐसी विधा कही जा सकती है जिसने बहुत ही कम समय में परिपक्वता को पा लिया। परिपक्व होने से तात्पर्य होता है कि यह समाज में इस तरह से घुल मिल गई कि कहानियाँ जिसने भी पढ़ी वो किसी न किसी रूप में अपने आसपास में हो रही घटनाओं से इसे जोड़ सका और इसे अपने भाव में उतार सका। इसका पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। केवल एक कहानी के आधार पर संपूर्ण साहित्यिक ख्याति इस प्रसंग में ही देखी जा सकती है, जिसका समानांतर उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। गुलेरी संस्कृत और अपभ्रंश के पंडित थे। हिंदी के आरंभिक रूप के संबंध में उनकी गवेषणा असाधारण महत्व की है। रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उनके कुछ निबंध हैं और कुल 3 कहानियाँ, जिनमें से उसने कहा था कि अतिरिक्त 2 के नाम यत्न करने पर स्मरण आते हैं, सुखमयी जीवन तथा बुद्ध का कांटा। कहानियाँ ये दोनों भी युगीन विकास क्रम की दृष्टि से पीछे नहीं हैं, पर उसने कहा था कि श्रेणी ही अलग है। आप उसे प्रौढ़ कहानी कह सकते हैं, और आज भी यदि आप उस कहानी को पढ़ते हैं तब आप स्वयं से उसे जोड़ सकते हैं। अंग्रेजी लेखिका एमिलो ब्रांटो अपने एक उपन्यास वदरिंग हाइट्स के लिए अमर हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी के लिए। अन्य 2 कहानियाँ बड़े उल्लसित भाव से सुखांत हैं, जबकि उसने कहा था उतने ही भारी वातावरण में दुखांत। सिखों के जीवन की इस शौर्य भरी कहानी में आरंभ से अंत तक करुणा की धारा अंतर्व्याप्त है, और करुणा तथा दुखांत के साथ ही उदात्तता का भाव भी, जो लहना सिंह के आत्मत्याग में से बड़े कोमल रूप से प्रस्फुटित होती है। यहाँ स्मरणीय है कि उदात्तता की परिकल्पना व्यवहार में अनिवार्य रूप से ट्रेजेडी और महाकाव्य के साथ जुड़ी रही है। एक छोटी कहानी में यह उदात्तता जन्म ले, यह कुछ असाधारण है। कुछ उपन्यासों में भी यह देखने को कम मिलता है, जो उसने कहा था कहानी अपने अंदर लेकर चलती है। यद्यपि उदात्त के सिद्धांत निर्माता लॉन्जाइनस से उसका संबंध छोटे बड़े विविध काव्य रूपों से माना है। उसने कहा था कि प्रकाशन के आसपास ही प्रेमचंद की आरंभिक कहानियाँ छपने लगती हैं। उपन्यास की तरह कहानियाँ भी प्रेमचंद के हाथों एक समर्थ कला रूप के तौर पर प्रतिष्ठित होती है। प्रेमचंद उन लेखकों में हैं जिन्होंने अपने रचनाभिन्न को सबसे
ऊपर रखा। किसी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दबाव को उन्होंने कभी नहीं माना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष पद से बोलते हुए 1936 उन्होंने दो टूक शैली में कहा था, वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले यहाँ उन्होंने अपनी कला रचना के निर्देशक सूत्र और अगली पीढ़ी के लिए अपना संदेश जैसे एक साथ दे दिया हो। प्रेमचंद की कहानियाँ अपने विधान में उनके उपन्यास से अधिक निर्दोष हैं। जीवन के हर पक्ष के चित्र उनमें अंकित हैं। कुल मिलाकर समकालीन जीवन की वे प्रतिसृष्टि कही जा सकती है और पारिवारिक जीवन के आदर्श यहाँ भी केंद्र में है। प्रेमचंद की कहानियाँ एक संयुक्त परिवार का चित्र हमारे सामने खींच देती है। हमें एकांत में या एकल परिवार से कि बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, जैसे कि जब हम गांव में रहते हैं तो हम सबको जानते हैं, पूरे गांव का कार्यक्रम हमारा अपना कार्यक्रम होता है। उसी प्रकार प्रेमचंद ने कहानी को एक ऐसा रूप दिया जिसमें संयुक्त परिवार को और मिलने जुलने को एक साथ, एकता का, संगठन का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया बनाकर कहानियाँ लिखी। पर कहानी माध्यम की अपनी सीमा है कि सीमित आकार के कारण उतना नहीं जितना कि अपने एक कोशीय विधान के कारण वह किसी केंद्रीय रचना दृष्टि को विकीर्ण नहीं कर पाती। जीवन के विविध पक्षों की टकराहट में से जो समग्रता का भाव उपजता है वह यहाँ संभव नहीं होता। यह निरा संयोग नहीं कि सिर्फ कहानी लेखन के लिए आज तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एक बहुत बेहतरीन बात है कि प्रेमचंद ने घटना, कथानक, चरित्र और संवेदन सभी को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी। किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने छोटा या बड़ा नहीं माना। हर क्षेत्र को उन्होंने अपने में समेटने का पूर्ण प्रयास किया। स्पष्ट ही कहानी रचना के ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते स्तर हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि प्रेमचंद के सहयोगी कहानीकारों में हैं सुदर्शन और बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक। जयशंकर प्रसाद की कहानी अपने विधान में फ़र्क हो जाती है। अपनी सामान्य कहानियों में प्रेमचंद सुदर्शन और कौशिक से अलग बताना कठिन है। अब जो मैंने बात कही उसके पीछे कुछ बात है जिस कारण मैंने कहा कि ये सुदर्शन और कौशिक के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। अब मान के चलिए प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और कौशिक का ताई, इनका और हार की जी सुदर्शन के लेखकों की पहचान आपस में गड़ू मड़ू हो सकती है। यद्यपि अपनी श्रेष्ठ कहानियों में प्रेमचंद एकदम अलग दिखाई देते हैं। इन कहानीकारों के पारंपरिक तुलना में एक रोचक बात यह दिखेगी, साधारण बोलचाल की भाषा में यह बहुत ही उत्कृष्ट रूप में सामने आई। इन्होंने किसी कठिनता को अपने कहानी में स्थान नहीं दिया जिससे साधारण जनता उन तक पहुंच ना पाए। और एक कहानीकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ के तो यही लगता है कि वह व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे। जो बहुत ही साधारण भाषा पढ़ सकते थे उन तक पहुंचने का उद्देश्य ही प्रेमचंद का था। क्योंकि उस समय जो हम दास्तां से गुज़र रहे थे, उस समय जो हम गुलामी से गुज़र रहे थे, वहाँ कुछ ऐसे रचनाकारों की आवश्यकता थी जिनको पढ़ के साधारण भाषा में भी लोग वो बात समझ पाए जो कि बड़े बड़े क्रांतिकारी समझाना चाहते थे। कौशिक किसी न किसी पारिवारिक बूढ़ी काकी ताई या सामाजिक आदर्श पंच परमेश्वर को लेकर चलते हैं, जबकि अपेक्षाकृत तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा का प्रयोग करने वाले प्रसाद जीवन के यथार्थ पक्ष के चित्रण में अधिक रुचि लेते हैं। यही अंतर रह जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद उस समय आदर्श को लेकर चल रहे थे और अंत में उन्होंने यथार्थ स्थिति भी बयां की। और प्रसाद के साहित्य में, प्रसाद के कहानियों में कहीं ना कहीं हमें यथार्थ का चित्रण मिलता है जो कि उनसे थोड़ा सा भिन्न है। प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक की दुनिया जीवन के सीधे सरल आदर्शों पर खड़ी हुई है। सभ्यता का ढांचा अभी खेतियों की बुनियाद पर है, ज़रूरतें कम हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष भी तीव्र नहीं है। संयुक्त परिवार समाज की मूल इकाई है जो अपने में समाज की ही तरह वैविध्यपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि चैतों ने अभी मनुष्य के जीवन को घेर नहीं रखा है। ऐसे समाज और परिवार में
जब कोई तनाव उठ खड़े होते हैं तो मनुष्य की उच्चतर वृत्तियां जागकर उनका समन कर देती हैं। पंच परमेश्वर हो, चाहे बूढ़ी काकी, ताई हो या हार की जीत या मंत्र, उनकी वस्तु जीवन के ऐसे ही प्रसंगों से जुड़ी हुई हैं। बाद में प्रेमचंद में यह दुनिया करवट लेती है, कफन जिसका बड़ा सशक्त दस्तावेज है, जहां गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई मनुष्यता को हरा देती है। गोदान और कफन प्रायः एक ही अवधि में लिखी गई समानांतर रचनाएं हैं। प्रसाद की प्रायः 70 कहानियाँ बहुत कुछ उनके अन्य काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की हैं। इतिहास की संवेदनशील अध्येता होने के कारण इसी पृष्ठभूमि पर उनकी अधिकतर अच्छी कहानियाँ निर्मित है, जैसे आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती। सामाजिक कथानकों में वैसी चुस्ती कम आ पाई है। इस वर्ग में मधुआ का विधान अवश्य ही पूरा संतोषजनक है, जहां रविन्द्रनाथ की काबुलीवाला की तरह एक बच्चे के साथ एक निगरे वयस्क के चरित्र की जोड़ी बनाकर करुणा की बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति की गई है। प्रसाद की कहानियों में कुल मिलाकर यदि उनका कवि मुखर है तो वह स्वाभाविक है। उनके सहयोगी कहानीकारों में पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, वाचस्पति पाठक तथा विनोद शंकर व्यास उल्लेखनीय हैं। अब कुछ अन्य कहानीकार जो प्रेमचंद युग में बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रासंगिक हुए हैं, उनमें है चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा भगवती चरण वर्मा। इनमें से 2 कहानीकारों ने ऐतिहासिक और समकालीन दोनों प्रकार के कथानक चुने हैं। भगवती चरण वर्मा की अच्छी कहानियाँ हल्के व्यंग में खिलती हैं, जैसे 2 बांकें, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रयाश्चित। अपने समय की कहानी के विकास में प्रेमचंद पूरी तरह आश्वस्त और संतुष्ट थे। हिंदी गल्प कला का विकास शीर्षक निबंध में यूरोपीय कहानियों के संदर्भ में अपने विषय का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज़ नहीं है, चाहे वो इसे माने या ना माने। प्रसाद कौशिक या जैनेन्द्र की रचनाओं में विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। और ये बहुत ही गर्व का विषय रहा हिंदी कहानी के विकास में कि जिस समय शॉर्ट स्टोरीज़ का बोलबाला था, उस समय जैनेन्द्र जैसे रचनाकारों की कहानियों में जो मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान चल रहा था, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य रचनाकारों से ऊंचे थे। यहाँ अपने सहयोगी वरिष्ठ कहानीकारों का जैसे आत्मविश्वास के साथ प्रेमचंद ने उल्लेख किया है, वह अपने में बड़े प्रीतिकर हैं। और एक बड़े कहानीकार की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वह अपनी रचनाएं रचता है, लेकिन अपने साथ रचने वाले लोगों को भी अपने साथ लेके चलता है। और जो साथ लेके चलने का हुनर रखता है, वही एक उत्कृष्ट कहानीकार हो सकता है, वही एक अच्छा कथा रचयिता हो सकता है। व्यंग कथाएं इस युग में बेढव बनारसी तथा अन्नपूर्णानंद ने अच्छी लिखी हैं। सन 1950 के आसपास नई कहानी ने नए मूल्यों, नए जीवन बोध, नए शिल्प और नए अनुभव, संसार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति करने का संकल्प लेकर जो कदम बढ़ाया था, यह सन 1960 तक आते आते भटक गया। यह कहानी आंदोलन अपनी रूढ़ियों में फंसकर निस्तेज हो गया। इसका एक कारण यह भी था कि नई कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति के जिस नए वातावरण में नई चुनौतियों के बीच पनपी थी, वे समाप्त हो गर्मी और देश तथा समाज अपनी असफलताओं, कमियों और असमर्थताओं की बुरी तरह शिकार हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर उनके मन में जो सपने थे, वे 7वें दशक के आरंभिक वर्षों में ही चकनाचूर हो गए। पंचवर्षीय योजनाओं और पंचशील सिद्धांतों का अपेक्षित फल नहीं मिला। एक प्रकार से जनता को ऐतिहासिक मोहभंग पीड़ा झेलनी पड़ी। राजनीतिक उठापटक, नए नए दलों का निर्माण, दलों का टूटना बिखरना, राजनीतिक आदर्शों, मर्यादाओं का छिन्न भिन्न होना आदि जो राजनीतिक परिदृश्य सामने आए, उन्होंने साहित्य जगत को बहुत प्रभावित किया। हम फिर से वहीं पर आकर रुके कि स्थान काल पात्र बहुत ही आवश्यक होता है। 1962 में जो मोहभंग हुआ, उनका कहानी पर जिस प्रकार से प्रयोग किया गया, कहानियाँ उस समय लिखी गई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
व्यक्ति के मन पर जो पीड़ा होती है वो अपने शब्दों में बयान करना और उसे गद्य बनाना बहुत ही कठिन विषय रहा, लेकिन रचनाकार चूके नहीं। यही कारण है हिंदी की जो कहानी है उसकी विकास यात्रा में मोड़ आते रहे, ऊंचा नीचा सफ़र देखना पड़ा, किंतु वह रुका नहीं। हिंदी कहानी में 2-3 वर्षों के अंतराल पर और कभी कभी समानांतर ही छोटे मोटे कहानी आंदोलन शुरू हुए। नई कहानी की आत्मपरकता और रूपवादी प्रवृत्ति के विरोध में सचेतन कहानी का आंदोलन डॉक्टर महीप सिंह ने चलाया। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण नाम है, डॉक्टर महीप सिंह। सन 1964 में उन्होंने आधार पत्रिका का सचेतन कहानी विशेषांक निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा, नई कहानी के अंदर जो अंतर्विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते हैं, जिससे हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन का मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगने और जीना आज के मनुष्य की नियति है, उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से रेखांकित करना चाहते थे। हमारे इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया और लोगों ने इसे उसी रूप में अपनाया। सचेतन शब्द की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं, सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सचेतनता जीवन की उस सक्रियता की बोधक है जिसमें मनुष्य का सर्वांग और संपूर्ण रूप से देखने की भावना को दर्शाने का भरसक कोशिश की जाती है। इस प्रकार महीप सिंह के अनुसार सचेतन कहानी सक्रिय भावबोध की कहानी है। इसका संबंध जर्मनी एक्टिविस्ट मूवमेंट से भी है। डॉक्टर महीप सिंह के अनुसार सचेतन दृष्टि आधुनिक दृष्टि है और आधुनिकता एक गतिशील स्थिति है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन कहानी आंदोलन में पश्चिम से आयातित जीवन मूल्यों, निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था आदि के विरोध किया गया है और भारतीय परिवेश के भीतर सहज गति से प्रवाहमान जीवन स्थितियों को स्वीकार कर संघर्षशील जीव चेतना की सक्रियता पर बल दिया गया। इस तरह सचेतन कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि इसने सचेत रूप से जीवन की सक्रियता, आशा, आस्था और संघर्ष का भाव संचारित करने पर बल दिया और प्रगतिगामी मनोदशाओं का निषेध किया। उल्लेखनीय यह है कि सचेतन कहानी का आंदोलन आधार और संचेतना पत्रिका के माध्यम से चर्चित हुआ। इन्हीं प्रकाशित कुछ लेखकों की कहानियाँ तक ही सीमित रह गया। सचेतन कहानी की गति देने वाले कथाकारों में महीप सिंह के अलावा मनहार चौहान, कुलदीप बग्गा, नरेंद्र कोहली, वेदराही, मधुकर सिंह, हिमांशु जोशी, श्रवण कुमार, योगेश गुप्त, हेतु भारद्वाज, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महीप सिंह के उजाले के उल्लू, स्वर्घात, जगदीश चतुर्वेदी के अतखिले गुलाब, मनहर चौहान के 20 सुबहों के बाद और सुरेंद्र अरोड़ा की बर्फ जैसी कहानियाँ सचेतन कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करती है। कहानी की मूल संकल्पना भी नई कहानी के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारों के खिलाफ एक सशक्त कार्यवाही। इस कहानी पर फ्रांस के एंटी स्टोरी और अस्तित्ववादी चिंतक सार्ज और कामू के विचार दर्शन का प्रभाव था। कहानी के लेखकों ने नकार या अस्वीकार का दर्शन स्वीकार किया। यह कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना के अस्वीकार का संकल्प लेकर आगे बढ़ी और इसमें बड़ी तन्मयता के साथ उस समय की मनुष्य की पीड़ा, संत्रास, कुंठा, व्यर्थाबोध, अजनबीपन, नगण्यता बोध और व्यर्थता बोध आदि का चित्रण करके अपनी यथार्थ चेतना के नए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न किया। वास्तव में आज़ादी के बाद यह वह कालखंड था जब हर क्षेत्र में पुराने जीवन मूल्य बुरी तरह टूटने बिखरने लगे थे। नई कहानी की आत्मपरकता और रूपवादी प्रवृत्ति के विरोध में सचेतन कहानी का आंदोलन डॉक्टर महीप सिंह ने चलाया।
डॉक्टर महीप सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और सन 1964 में उन्होंने आधार पत्रिका का सचेतन कहानी विशेषांक निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा, नई कहानी के अंदर जो अंतर्विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते हैं, सचेत मतलब जिसमें चेतना हो। तो कहानी का अर्थ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जिसमें वो क्यों विरोध क्यों करना पड़ा, उस बारे में वो कहते हैं कि जिससे हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगने और जीना आज के मनुष्य की नियति है। उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम रेखांकित करना चाहते थे। हमारे इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया है और लोगों ने इसे उसी रूप में अपनाया। सचेतन कहानी सचेतन शब्द की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं कि सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन को जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सचेतनता जीवन की उस सक्रियता की बोधक है जिसमें मनुष्य को सर्वांग और संपूर्ण रूप में दिखने की भावना को दर्शाने की भरसक कोशिश की जाती है। मतलब उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, और जब बनावटीपन नहीं होता है किसी भी चीज़ में तो वह अपने प्रखर रूप में सामने आती हैं। जो चीज़ें उनको लगी कि नई कहानी में जुड़नी चाहिए, पुरानी चीज़ों को हटानी चाहिए, जो मैंने कहा कि कहानी में निरंतर परिवर्तन होते रहे और परिवर्तन ही परम सत्य है। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें ना अच्छी की जा सकती हैं, ना बिना परिवर्तन के कोई भी चीज़ अभी तक अच्छी हुई है। इस प्रकार महीप सिंह के अनुसार सचेतन कहानी सक्रिय भाव बोध की कहानी है। इसके संबंध में जर्मनी के एक्टिविस्ट मूवमेंट से भी है। डॉक्टर महीप सिंह के अनुसार सचेतन दृष्टि आधुनिक दृष्टि और आधुनिकता एक गतिशील स्थिति है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन कहानी आंदोलन में पश्चिम से आयातित जीवन मूल्यों, निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था आदि का विरोध किया है और भारतीय परिवेश के भीतर सहज गति से प्रवाहमान जीवन स्थितियों को अस्वीकार कर संघर्षशील चेतना और सक्रियता को स्वीकार कर उस पर बल दिया गया। इस तरह सचेतन कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि इसे सचेत रूप में जीवन में सक्रियता, आशा, आस्था और संघर्ष भाव संचारित करने पर बल दिया और प्रतिगामी मनोदशाओं का निषेध किया। उल्लेखनीय यह है कि सचेतन कहानी का आंदोलन आधार और संचेतना पत्रिका के माध्यम से चर्चित हुआ। इन्हीं में प्रकाशित कुछ लेखकों की कहानी तक ही सीमित रह गया। जब आप किसी सीमा में बंध जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, और एक यहाँ पर एक सचेतन कहानी की एक गलती यही रह गई कि वो सिमट कर रह गया कुछ ही लोगों के बीच में। सचेतन कहानी को गति देने वाले कथाकारों में महीप सिंह के अलावा मनहर चौहान, कुलदीप बग्गा, नरेंद्र कोहली, वेदराही, मधुकर सिंह, हिमांशु जोशी, श्रवण कुमार, योगेश गुप्त, हेतु भारद्वाज, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महीप सिंह के उजाले के उल्लू, स्वर्घात, जगदीश चतुर्वेदी के अध खिले गुलाब, मनहर चौहान की 20 सुबहों के बाद और सुरेंद्र अरोड़ा की बर्फ जैसी कहानियाँ सचेतन कहानियों का स्वरूप स्पष्ट करती है। कहानी की मूल संकल्पना थी नई कहानी के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारे के खिलाफ एक सशक्त कार्यवाही। सचेतन कहानी के बाद एक दौर ठीक अकविता के साथ जो चल रहा था, अकहानी का दौर। कविता में यदि अकविता आई तो कहानी में भी अकहानी आया। इस कहानी पर फ्रांस के एंटी स्टोरी और अस्तित्ववादी चिंतक सार्ज और कामू के विचार दर्शन का प्रभाव था। अकहानी के लेखकों ने नकार या अस्वीकार का दर्शन स्वीकार किया। यह कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना के अस्वीकार का संकल्प लेकर आगे बढ़ी और इसमें बड़ी तन्मयता के साथ उस समय के मनुष्य की पीड़ा, संत्रास, कुंठा, व्यर्थता बोध, अजनबीपन, नगण्यता बोध आदि का चित्रण करके अपनी यथार्थ चेतना को नए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न किया।
वास्तव में आज़ादी के बाद यह वह कालखंड था जब हर क्षेत्र में पुराने जीवन मूल्य बुरी तरह टूटने बिखरने लगे थे। मोहबंद के नाते लोगों की हताशा निराशा बढ़ने लगी थी। रोजी रोटी की तलाश में हर तरह से हार थक कर कुंठित और क्षुब्ध होने लगे थे। इसी समय हिंदी कविता में भी अकविता का स्वर तीव्र हुआ था। अकहानी और अकविता सगोत्रीय मानना चाहिए। जगदीश चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, महेंद्र भल्ला, मुद्रा राक्षस, गंगा प्रसाद विमल जैसे अनेक कहानीकारों ने तत्कालिक यथार्थ का चित्रण करते हुए ऐसी कहानियां लिखी जो उस समय की मनुष्य की पीड़ा, हताशा, निराशा, ऊब, घुटन, परेशानी और व्यर्थता बोध के साथ साथ मूल्य विघटन की त्रासदी का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। श्रीकांत वर्मा की झाड़ी, शव यात्रा, दूधनाथ सिंह की रक्तपात, आइसबर्ग, रविंद्र कालिया की सिर्फ एक दिन जैसी कहानियां उपयुक्त तथ्यों की पड़ताल के लिए पढ़ी जा सकती हैं। कहानीकारों ने कुंठित, हताश और संत्रस्त मनुष्य का यथार्थ चित्रण करते हुए अपनी दृष्टि काम संबंधों पर इस तरह टिकाई, कहानी अस्वस्थ मनोविज्ञान का पुलिंदा बन गई। कुछ कहानियों के और कुछ आंदोलनों के विफल होने के कुछ कारण होते हैं और यह कहानी आंदोलन के विफलता का मुख्य कारण बना। इन कहानीकारों ने काम कुंठा और काम विकृतियों का चित्रण करते हुए उन्मुक्त यौन संबंधों की वकालत की, जिससे तिलमिलाकर कमलेश्वर ने एयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा, धर्मयुग पर छपा और हिंदी कहानी को जांघों के जंगल में भटकी हुई कहकर भर्त्सना की। राजकमल चौधरी की कहानियों की आधी से अधिक दुनिया आवारा, पेशेवर, बाजारू औरतों की दुनिया है और उनके पुरुष भी उसी धंधे की ज़रूरतों को पूरा करने वाले लोग हैं। जब हम कहानियों की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि उन मोड़ को स्थगित कर देना पड़ता है और कहानी में भी कुछ इस तरह का मोड़ आया जिस वजह से उसको स्थगित होना पड़ा। उनकी अग्नि स्नान, जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तृतीय पुरुष और एक अजनबी के लिए एक शाम कहानियों में स्त्रियां इसी प्रकार की हैं। उनकी इस चेतना में कहानी आंदोलन की सीमाओं का संकेत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। जगदीश चतुर्वेदी की कहानियों में भी असामान्य यौनेच्छा और यौनावेग की प्रमुखता मिली है। कहानी ने कहानी के शिल्प में कुछ नए प्रयोग किया जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन कहानियों में कथा तत्व नहीं के बराबर है, घटनाएं और ब्यौरे भी असत्य हैं। कहानी में सूक्ष्मता को बल मिला है। इन सब का प्रभाव यह पड़ा है कि हिंदी कहानी उत्तरोत्तर जटिल और दुर्बोध होती गई और उससे कथारस गायब हो गया। जिसकी मुख्य भूमिका थी उसका गायब होना उसकी विफलता का एक और बड़ा कारण है। और कहानी का आंदोलन का जो विफलता है उसका एक बड़ा कारण यही था कि उसका कथारस गायब हो गया। सचेतन कहानी और कहानी के बाद हिंदी कहानी में समानांतर कहानी का आंदोलन चला। इसमें अगुआ थे नए कहानी के सशक्त हस्ताक्षर और सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर। यह वह समय था जब देश के चारों तरफ जन आंदोलनों का बोलबाला था, जब प्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति का नारा बुलंद था। आम आदमी पूंजीवादी शक्तियों के चंगुल में फंसा करा रहा था और जनवादी ताकतों को कुचलने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी तरह कटिबद्ध थी। सारिका के समानांतर कहानी विशेषांक 1 में कमलेश्वर ने मेरा पन्ना स्तंभ के अंतर्गत इतिहास के नंगे हो जाने, आम आदमी के दुविधा रहित होकर संघर्ष के लिए सन्नद्ध हो जाने, जीने के तमाम साधनों और स्रोतों पर पूंजी का प्रभुत्व हो जाने और नंगे इतिहास के द्वारा हमारी निष्क्रियता और अन्य मनस्कता का फ़ायदा उठाकर हमें छलते जाने का एहसास कराकर कहानीकारों को आम आदमी की पीड़ा और उसके संघर्ष को मुखरित करने का आह्वान किया। डॉक्टर विनय ने समानांतर कहानी में प्रतिष्ठित होने वाले आम आदमी की व्याख्या करते हुए कहा है, आम आदमी सिर्फ आम आदमी है। यह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ ना होकर एक संश्लिष्ट व्यक्तित्व है। कमलेश्वर ने समानांतर कहानी विशेषांक 1 में भीष्म साहनी की वार्ड चू से
यात्री के अंधेरे का सैलाब, हृदयेश के गुंजल्क, मणि मधुकर की विस्फोटक, श्रवण कुमार की नहीं, यह कोई कहानी नहीं जैसी कहानियों को प्रकाशित करके समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत की। और किसी भी आंदोलन के शुरुआत का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होता कि वो अपने पुराने चले आ रहे आंदोलन का विरोध कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसमें पुराने तत्वों की भी प्रधानता पाई जाती है और उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है। घटने और बढ़ने के क्रम में कहानी भी इसी तरह से आगे बढ़ी और यही समानांतर कहानी के रूप में हमारे सामने आई कि उन्होंने सारिका के समानांतर कहानी विशेषांक के रूप में विभिन्न भाषाओं की समानांतर कहानियों के विशेषांक निकाले, देश भर में समानांतर कहानी पर गोष्ठियाँ आयोजित की और एक लंबे विचार विमर्श का दौर चलाकर समानांतर कहानी को अखिल भारतीय आंदोलन के रूप देने का प्रयत्न किया। हिंदी में गोविंद मिश्र, कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी, मिथिलेश्वर, राकेश वत्स, स्वदेश दीपक आदि कहानीकारों ने इस आंदोलन को तीव्र करने में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान किया। जाने किस बंदरगाह पर सतीश जायसवाल, छुट्टी का एक दिन, अकुलेश परिहार, सौदा, पाल भसीन, जोखिम बयान, कमलेश्वर, शहादतनामा, जितेंद्र भाटिया आदि कहानियाँ आम आदमी के संघर्ष को जीवन की समग्रता में देखती हैं और यह भी प्रमाणित करती है कि नए युग नए प्रश्नों का सामना कर रहा है और हर युग में कुछ ना कुछ अपनी एक विशेषता होती है जिस कारण से उस कहानी पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर से एक बार मैं वही बात कहता हूँ, तेन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हवाले से स्थान काल पात्र बहुत ही आवश्यक होता है और बिना स्थान काल पात्र के कोई भी साहित्य रचना असंभव है। समांतर कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने भावुक रुचि में कैद लोगों के सामने आम आदमी की तकलीफ़ों को उजागर करने वाली कहानियाँ बदले तेवर के साथ प्रस्तुत की। इसने उनके प्रति जागरूकता पैदा की और कहानी को आम आदमी के संघर्ष से जोड़कर नई हलचल पैदा की। इस कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकारों ने जीवन के विभिन्न संदर्भों में आम आदमी के संघर्ष को देखा और उसकी चिंताओं, तकलीफ़ों और मजबूरियों को रेखांकित किया। बहरहाल इस कहानी आंदोलन को भी व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और जल्द ही आंदोलन भी बिखर गया। आंदोलन के बनने में और बिखरने में लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज से कटकर ना आप कोई साहित्य रच सकते हैं, ना कोई साहित्य समाज से कटकर बच सकता है। साहित्य को रचे बसे जाने में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी समाज पर ही, उसी समाज से जुड़े आंदोलनों पर ही कहानियाँ रची बसी गई हैं। और इसके बाद हम निष्कर्ष पर आते हैं कि इस तरह हिंदी कहानी का आरंभ भारतीय और पश्चिमी कथा स्रोतों का संश्लेष से हुआ। प्रेमचंद ने इसे व्यापक कथा भूमि प्रदान की। कहानी में यथार्थ का उन्मेष इसी समय हुआ। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधुनिकता और यथार्थ को कहानी में रूपायित किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आज हम चरित्र विशेष कहानी, वातावरण विशेष कहानी या किसी घटना विशेष कहानी के माध्यम से ही जब प्रेमचंद लिख रहे थे, वर्णनात्मक तरीके से वो लिख रहे थे, उसी समय अज्ञे और जैनेन्द्र भी मनोवैज्ञानिक तरीके से लिख रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि एक कहानीकार जिस तरह से लिख रहा हो दूसरे कहानीकारों पर भी उसका प्रभाव पड़े और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों को आप एक दूसरे से भिन्न भी बताएं। कुछ ना कुछ कड़ियाँ कहानियों में लगातार जुड़ती चली गई, लगातार घटती चली गई और यही जुड़ना और घटना कहानी के उद्भव और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई आंदोलन हुए, कई विफल हुए, कई सफल हुए। आज भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और निरंतर लिखी जाएगी, क्योंकि साहित्य का दायरा कभी किसी ने तय नहीं कर पाया है और ना तय कर पाएगा। और कहानी एक ऐसी विधा है 100 सालों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन का शिकार हुआ और अपने सफलता के कारण यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितनी पहली कहानी थी। और इसके बाद जो मोहभंग, महासागरीय सभ्यता, मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं, स्त्री पुरुष संबंधों, ग्राम और अंचल के बदलावों की नई कहानियाँ
आंदोलन में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और रेणु ने अपनी कहानियों में व्यक्त किया। सन 60 के बाद समाज समय राजनीति में आए बदलावों को आधुनिकता के स्वीकार और अस्वीकार के बीच इस दौर की कहानियाँ सृजन हुआ। इसी समय अकहानी, सचेतन कहानी और समानांतर कहानी, अल्पजीवी कहानी आंदोलन भी उभरे। सन 80 के बाद वैश्वीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारतीय जन जीवन को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाया। भारतीय जनजीवन में आए इस बदलाव और संश्लिष्ट यथार्थ को उदय प्रकाश और अखिलेश की कहानियों में चित्रित किया गया। इसी यथार्थ को उदय प्रकाश की कहानियों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसे ही परिवर्तन होते रहे हैं। हाशिए के समाज के रचनात्मक दस्तक ने कहानी के फलक को विकसित किया। नई सदी में यथार्थ के बदलते स्वरूप को नई रचनाशीलता ने भाषा के नए मुहावरों के साथ बखूबी रचा है। छोटे मुँह बड़े बात करने वाली कहानी छोटे कथ्य क्लेवर में ही अपने समय के परिवेश, व्यक्ति, मन और समाज की संवेदना को प्रतिबद्ध वैचारिकी के साथ समर्थ भाव में भाषा में अभिव्यक्त करने में सफल रही है। उसी मायने में यह विचारों के लोकतंत्र की रचने वाले साहित्य के सबसे पठनीय है। और इसके पश्चात कुछ पुस्तकों का जिक्र मैं करना चाहूँगा और पुस्तकों के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। यदा कदा आपको किताबें ये पढ़नी चाहिए जो कि आपके सामान्य गद्य परिवेश को और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत करेगा। कहानी हो या कोई भी गद्य हो, उपन्यास हो, कहानी के विकास की जब हम बात करते हैं तो कुछ किताबों के बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण किताब जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर नामवर सिंह की कहानी नई कहानी है, और एक मार्कंडे की है कहानी की बात, हिंदी कहानी का विकास मधुरेश, हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय। 3 भागों में गोपाल राय ने कहानियाँ लिखी हैं, 3 भाग आपको देखने चाहिए। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी, कहानी समय कृष्ण मोहन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, आधुनिक साहित्य विकास और विमर्श प्रभाकर सिंह, हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।